नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल, भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा विदेशी लड़ाकू विमान सबसे उपयुक्त साबित होने वाला है या साबित हो सकता है। ये बहुत सारे प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे जितने भी स्वदेशी प्रोग्राम है सब या तो विकास के अधीन है या फिर उन पर काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप समझेंगे इन विदेशी फाइटर जेट्स के बारे में भी। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तकनीक, कीमत और भारतीय रक्षा क्षेत्र के हिसाब से कौन सा लड़ाकू विमान सही हो सकता है। दरअसल भारत ने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील को नए सिरे से करने का फैसला किया है, जिसके लिए RFI भी जारी की गई। ये बातें आप जानते हैं। पिछली डील में 6 कंपनियों ने अपने विमान पेश किए थे। बीच में खबर आई थी कि सुखोई ने भी अपना Su-35 इस डील में पेश कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने भी अपने F-15EX को इसमें पेश किया है। तो कुल मिलाकर इस टेंडर के करीबन 8 दावेदार हो जाते हैं, जिसमें कि लॉकहेड मार्टिन का F-21 फाइटिंग फॉल्कन, बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट, US का F-15EX, डैसॉल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, JS-39 ग्रिपिन, MiG-35 और सुखोई 35। अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है अमेरिका के फाइटर जेट को खरीदना कितना उपयुक्त रहेगा। दरअसल दोस्तों लॉकहेड मार्टिन ने नई डील के तहत अपने F-21 को हमें पेश किया, जो कि एक तरह से F-16 ही है, बस उसमें कुछ बदलाव किए हैं। लेकिन जब वायुसेना ने F-16 को MiG-21 से मार गिराया तो सवाल उठता ही नहीं है कि इसे खरीदा जाएगा। और पाकिस्तान भी F-16 को ऑपरेट करता है, तो इसे खरीदना बेवकूफ़ी होगी। अब विकल्प आता है F/A-18 का, जो कि अमेरिका का ही विमान है। लेकिन अमेरिका एक विश्वसनीय साथी नहीं हो सकता। अमेरिका मित्र नहीं बल्कि अपना हित देखता है। अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि अगर उनका विमान चुना जाता है तो वो विमानों का निर्माण भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत करेंगे, साथ ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी भारत में शिफ्ट कर देंगे। और ये सब होगा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के साथ भागीदारी करके। हालांकि लॉकहेड मार्टिन ने टाटा के साथ साझेदारी की है, जबकि बोइंग ने HAL और कुछ भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी की है। साथ ही अमेरिका ने भी बोला है कि वो भारत के AMCA प्रोजेक्ट और कावेरी इंजन प्रोग्राम में मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सोचना हमारा इसलिए गलत है क्योंकि दोस्तों अमेरिका की ये कंपनियां भारत के डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को बर्बाद कर देंगी, और इन्होंने अभी हाल ही में ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी कंपनियां बस मौका ढूंढ रही हैं। ऐसा होने पर तेजस प्रोग्राम और कावेरी इंजन प्रोग्राम बंद हो जाएगा। AMCA बस डेवलपमेंटल फेज में चलता रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? दरअसल दोस्तों अमेरिका रूस से हथियार खरीदने वालों पर प्रतिबंध लगाता आया है। वो अभी भी भारत को S-400 डील के लिए पीछे हटने को बोल रहा है, जिसका उदाहरण आपने देखा भी होगा कि तुर्की को F-35 प्रोग्राम से उसने बाहर कर दिया क्योंकि तुर्की ने भी S-400 लिया है। दरअसल अमेरिका बस लुभावने वाली डील के सहारे भारत के रक्षा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों अमेरिका को अब भविष्य में बहुत बड़ी चुनौतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी भारत से भी, खास करके डिफेंस के क्षेत्र में। अगर हम मान भी लेते हैं कि हम अमेरिकी विमान को लेते हैं, तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि हमें अपने एयरबेस पर जो कम्युनिकेशन और अन्य चीजें हैं उनमें बदलाव करना होगा, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसके हथियार किसी और देश के कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेटेड हों। ध्यान दीजिए दोस्तों इस बात का। जबकि दोस्तों रूस या फ्रांस की स्थिति में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके विमानों का हम इस्तेमाल करते आए हैं। अगर अमेरिका से हमारी डील होती है तो रूस के साथ हमारे संबंध तो बिगड़ेंगे ही, और धीरे धीरे रूस और दूर हमसे होता चला जाएगा। अब बात करते हैं टाइफून और ग्रिपिन में क्या दिक्कतें हैं। दरअसल दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून 4 देशों के कंसोर्टियम ने मिलकर विकसित किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है। और MMRCA की पहली डील में राफेल और टाइफून को चुना गया था, लेकिन अंत में बाजी मारी राफेल ने। टाइफून मुख्य तौर पर एक एयर सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट है, जबकि वायुसेना को एक मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए। वायुसेना के पास टाइफून से बेहतर एयर सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI। इसके अलावा दोस्तों टाइफून काफी महंगा भी है। इसकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। कई तरीके की मिसाइलों और बॉम्ब के कॉम्बिनेशन का विकल्प भी हमको ये कम देता है। दूसरी बात, अमेरिका की तरह ही UK भी एक विश्वसनीय देश नहीं है। उसने भी दोस्तों कारगिल के युद्ध के दौरान जागुआर के स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दिया था। इटली से हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब बात आती है ग्रिपिन की। दोस्तों ग्रिपिन फाइटर जेट एक अच्छा विमान है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब हमारे पड़ोस में 2 धूर्त देश बैठे हैं, पाकिस्तान और चीन, तो ऐसे में ये लड़ाकू विमान बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा और ना ही इसे विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। कहने को तो ये स्वीडन द्वारा विकसित किया गया, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट्स अमेरिका से लिए गए हैं। इसका इंजन भी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ये मीडियम नहीं बल्कि लाइट कैटेगरी का प्लेन है। इसकी पेलोड क्षमता भी कम है और ऑपरेशनल रेंज भी कम है। अब आती है रूस के फाइटर जेट्स की बात। पहले बात करते हैं MiG-35 की। ये MiG-35 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया एक फाइटर जेट है, जिसे कि इस डील में सबसे नया फाइटर कहा जा रहा है। इसकी पहली उड़ान 2007 में हुई थी और पहले MMRCA में शामिल MiG-35 में कई दिक्कतें थी, लेकिन उनको दूर किया गया।
फिर भी MiG-29 इससे बेहतर विमान है। अभी तक इसके 8 यूनिट बनाए जा चुके हैं, 6 प्रोटोटाइप और 2 सीरियल यूनिट। तो जो एयरक्राफ्ट अपने डेवलपमेंटल फेज से प्रोडक्शन फेज में ना आया हो तो उसको खरीदना तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। रूस की एयरफोर्स ने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मिग के विमान वायुसेना हमेशा से इस्तेमाल करती आई है, लेकिन इस कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस बहुत घटिया है। कई वजहों से कई बार विमान महीनों तक हैंगर में पड़े रहते हैं। पर डिमांड भारत की है मल्टी रोल फाइटर की, तो ऐसे में Su-35 भी इसमें फिट नहीं बैठता है। Su-35 एक एडवांस फाइटर जेट है जो कि चीन के पास है, लेकिन हमारे पास सुखोई 30 MKI है। दोनों के फीचर्स काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन Su-35 में कुछ नए फीचर्स हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना अब अपने Su-30 MKI को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने वाली है। हालांकि अभी तक इसमें काम ज्यादा शुरू नहीं हुआ है और सुपर सुखोई में कन्वर्ट होते ही ये Su-35 को टक्कर देगा। और ये नहीं दोस्तों, अभी से इसने टक्कर देनी शुरू इसलिए कर दी है क्योंकि सुखोई 30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया जा रहा है। अब बात आती है राफेल को। भारत ने 36 राफेल की डील की, जिनमें से अमूमन सब के सब मिल चुके हैं और राफेल को भारतीय हिसाब से कस्टमाइज भी किया गया है। और 36 राफेल डील के बाद जो हमारी अगली डील अगर राफेल विमान की होती है तो इसके लिए हमें अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत के हिसाब से यानी कि जो इंडियन ओरिएंटेड चेंजेस किए गए हैं उन सब में ऑलरेडी पैसा लग चुका है और अलग से हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राफेल के लिए भारत में सपोर्ट और मेंटेनेंस सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो अगली बार इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पैसा और समय दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप इस बात को इस तरीके से ना समझिएगा कि मैं राफेल की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो आपको बतानी जरूरी है। यहाँ पर पैसे की बात इसलिए भी है क्योंकि देश का रक्षा बजट कम है और सेना की जरूरतें ज्यादा हैं। राफेल विमान न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता के साथ है। ये पूरी तरीके से मल्टीरोल फाइटर है। सीरिया, लीबिया, इराक में दुनिया ने राफेल की ताकत देखी है। इसकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। इसको मिसाइल और बॉम्ब के कई कॉम्बिनेशन से लैस किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों मिराज 2000 ने जो काम वायुसेना के लिए किया है, राफेल उससे भी ज्यादा इसे करेगा। अगर देखा जाए तो फिलहाल के लिए तो राफेल भारतीय वायुसेना के लिए सबसे उपयुक्त फाइटर जेट है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि क्यों अमेरिका, रशिया, स्वीडन, इसके अलावा यूके ये इतने भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में राफेल विमान को चुनना एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन अब बात आती है कि भारत को अपने स्वदेशी प्रोग्राम को भी तेजी से आगे बढ़ाना है, जो कि अब शुरू हो चुका है। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पे भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 83 तेजस फाइटर जेट्स भी बन रहे हैं। यही नहीं, AMCA पर भी काम पूरी तरीके से अपने अगले चरण में पहुंच गया है। तत्काल जरूरतों को देखते हुए हमें इस वक्त तो फाइटर जेट्स खरीदने होंगे, लेकिन यह निर्भरता भविष्य में कम होती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको जानकारी कैसी लगी, आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।